दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। कैसा लगा आप सबको कल वाला वीडियो? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। कल हम लोग देखे थे जंतुओं में पोषक और जंतुओं में देखे थे अमीबा एंड पैरामीशियम के बारे में। आज हम लोग देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य में भी बाबू ना जो पोषण होता है वो तीन चरण में पूरा होता है। पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। लेकिन इसमें जो पाचन तंत्र होता है ना ये कई अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले पाचन तंत्र क्या है। तो मनुष्य में आहार नाल पाए जाते हैं और आहार नाल से संबंधित सभी पाचक ग्रंथियां इस सब मिलकर क्या बनाती है, पाचन तंत्र। मनुष्य में आहार नाल और आहार नाल से संबंधित सभी पाचक ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती है, तो पाचन तंत्र बनाती है। और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आहार नाल होते हैं, आहार नाल, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। यही आहार नाल और इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती है, पाचन तंत्र। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो आहार नाल है इसका कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में आहार नाल जो पाया था ना ये 7 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, तो 7 भागों में। सबसे पहला होता है मुख गुहा। सबसे पहला होता है मुख गुहा और दूसरा होता है ग्रसनी और तीसरा होता है ग्रास नली। ग्रास नली, चौथा होता है अमाशय और पांचवा होता है छोटी आंत। छठवां होता है बड़ी आंत और सातवां होता है मल द्वार। तो आहार नाल में यही 7 भाग पाए जाते हैं। पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा अमाशय और पांचवा छोटी आंत, छठवां बड़ी आंत और सातवां मल द्वार। ये 7 भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं और इसमें पाचन ग्रंथियां मिलकर सब मिलकर का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य में पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अब हम ये जो आहार नाल के भाग होते हैं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, इसके बारे में एक एक करके जानेंगे कि सबसे पहले मुख गुहा क्या है और बाकी सब क्या है। तो सबसे पहले हम मुख गुहा के बारे में जानेंगे कि मुख गुहा क्या होता है मनुष्य में और ये आहार नाल में पाचन में मदद कैसे करता है और पाचन में भागीदारी कैसे करता है। तो मुख गुहा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मुख गुहा ना आहार नाल का सबसे पहला भाग है। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग है। भोजन का पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। इस मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं, दूसरा जीभ पाए जाते हैं और तीसरा लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि। मुख गुहा में 3 गो भाग पाए जाते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। ठीक है, ये दांत का काम क्या होता है मुख गुहा में, तो दांत का काम है ना कि भोजन को चबाना, भोजन को चबाना, काटना, पीसना। दांत का काम क्या है, भोजन को चबाना, उसको काटना, उसको पीसना। तो मुख गुहा में दांत जो पाए जाते हैं ना ये दांत ना 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4। और हम लोग किस में देख रहे हैं, तो मनुष्य में सबसे पहला होता है कृंतक, कृंतक और दूसरा होता है रत्नक और तीसरा होता है
चरवरक, और चौथा होता है अग्र चरवरक, अग्र चरवरक। ये चार वो दांत होते हैं, दांत के प्रकार। तो कृंतक का काम है कि भोजन जो आता है उसको काटना, ठीक है। रदना का काम है कि बहुत ऐसे भोजन आते हैं जिसको फाड़ना, तो रदनक भोजन को फाड़ता है। और चरवण का काम है चबाना, और लास्ट में और चरवण जो सबसे लास्ट में पाया जाता है उसका काम है भोजन को पीसना, ठीक है। और ये जो जीव होते हैं ये भी, इसमें भी चार स्वाद को ले पाए जाते हैं। जीव का काम होता है कि भोजन का स्वाद लेना। जैसे कैसे हम लोग भोजन को खाते हैं तो कहते हैं कि ये मीठा है, तो ये तीखा है, तो ये फीका है, मतलब अलग अलग तरह से होता है ना। तो ये जो जीव होते हैं इस जीव में चार प्रकार के स्वाद को लिया पाई जाती है। जीव में कितने प्रकार के स्वाद को लिया? चार प्रकार के। पहला होता है तीखा, मीठा, खट्टा और कड़वा। दांत जीव में चार प्रकार के स्वाद को लिया, तीखा, मीठा, खट्टा, कड़वा। और ये चारों प्रकार के स्वाद को लिया भोजन का स्वाद लेती है, ठीक है। इसके बाद से आ जाता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में भोजन को सानता है। जैसे हम लोग पानी डाल के आटा को सानते हैं ना, उसी तरह लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है, और लार जो भोजन को खूब अच्छे से सानता है। और इस भोजन को सनाने में मदद करती है जीभ। भोजन को खूब बढ़िया इधर से उधर फेंटती है जीभ। जैसे मिक्सचर मशीन में पीसा जाता है ना, उसी तरह फेंटा जाता है ना, उसी तरह जीभ भोजन को इधर से उधर ले जाकर पिसवाती है। तो हम लोग दांत देख लिए, दांत का प्रकार देख लिए, और सभी का कान देख लिए, जीभ देख लिए। जो जीभ का कितने स्वाद बढ़िया बताता है? चार, तीखा, मीठा, खट्टा, कड़वा। तो ये स्वाद बढ़िया काम का है, तो भोजन का स्वाद लेना कि ये मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है कि कड़वा है। और लार ग्रंथि का काम क्या है? तो लार ग्रंथि से निकलता है स्राव। कोई भी ग्रंथि शब्द आ जाएगा ना तो दिमाग में ये चला रहा ना कि इससे कुछ ना कुछ जरूर स्राव होगी। चाहे कोई भी ग्रंथि हो उससे कुछ ना कुछ द्रव पदार्थ जरूर स्राव होगी, ठीक है। तो लार ग्रंथि से निकलता है लार, और ये लार भोजन को अच्छी तरह से मिलाने में सहायता करती है। और जब भोजन अच्छी तरह से मिल जाता है तो उसके बाद से ग्रसनी में आ जाता है। भोजन कहाँ से आ जाता है? ग्रसनी में। तो हम लोग गुहा के बारे में जान गए कि गुहा में तीन गो अंग पाए जाते हैं, दांत, जीभ, लार ग्रंथि। दांत चार प्रकार के होते हैं, जीभ में चार प्रकार के स्वाद के लिए पाई जाती है, और लार ग्रंथि से लार निकलता है। और इस सब का काम है, तो इसका काम है भोजन को काटना, फाड़ना और अच्छी तरह से उसको चबाना, पीसना। जीभ का काम है कि भोजन का स्वाद लेना कि कैसा है, और लार का काम है भोजन को अच्छी तरह से सानना, मिलाना, ठीक है। जब भोजन अच्छी तरह से सना जाता है तो आ जाता है ग्रसनी में, ठीक है। और इस ग्रसनी में ना जब आता है तो ग्रसनी में दो द्वार पाए जाते हैं। इस ग्रसनी में दो द्वार पाए जाते हैं। ग्रसनी में कितने द्वार पाए जाते हैं? दो द्वार। ग्रसनी का दो भाग होता है। पहला भाग होता है निगल द्वार, और दूसरा भाग होता है कंठ द्वार। पहला भाग है निगल द्वार, और दूसरा है कंठ द्वार। पहला भाग है निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार। निगल द्वार का काम है कि जो मुख गुहा से भोजन आता है ना सारा हुआ, उसको ये अपने से होकर कहां पहुंचाता है? ग्रास नली में। और कंठ द्वार का काम है कि ये जो हम लोग नासिका से सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, उस कंठ द्वार क्या करती है? उस श्वास को ले जाकर फेफड़ा में छोड़ती है। तो ये जो ग्रसनी होते हैं इसमें दो द्वार पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे दो द्वार पाए जाते हैं।
और इन दोनों के बीच में ना एक ढक्कन होता है। जिस तरह ढापना जानते हो, ढक्कन जो जैसे चावल बनता है तो उसके ऊपर प्लेट रखते हैं ना, वही उसी तरह यहाँ पे प्लेट ढकना है। ये ढक्कन का काम है कि जब हम लोग भोजन को निगलते हैं यानी खाते हैं तो कंठ द्वार को आके बंद करेगा, इसको बंद करेगा, ठीक है। और जब हम लोग सांस लेंगे तो आके निगल द्वार को बंद कर देगा। माने कि एक ना एक किसी ना किसी को बंद करेगा। जब सांस लेंगे तो निगल द्वार को बंद करेगा, श्वास नली को खुला रहेगा यानी कंठ द्वार को खुला रहेगा। और जब हम लोग भोजन करेंगे तो कंठ द्वार को बंद कर देगा, निगल द्वार खुला रहेगा। कभी कभी देखा होगा ना बाबू कि निगल द्वार और कंठ द्वार जब हम लोग किसी बात को सोचने लगते हैं या खाते वक्त किसी से बात करते हैं तो ये जो हमारे ढक्कन होता है ना, ये कंफ्यूज में पड़ जाता है कि हम किसको बंद करें, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरे बात पे चला जाता है। तो ये कंफ्यूज होता है कि हम निगल द्वार को बंद करें कि कंठ द्वार को बंद करें। तो ये कंफ्यूजन के चलते कभी कभी हम भोजन करते हैं तो देखोगे कि नाक पे चावल निकल जाता है, वहीं सड़क जाता है भोजन। तो हम लोग कहते हैं कि कोई हमको गाली दे रहा है, लेकिन ऐसा ना होता है, ठीक है। आगे चलिए, अब हम लोग ग्रसनी देख लिए, इसके बाद से हम लोग देखेंगे ग्रास नली के बारे में कि ग्रास नली क्या होता है और ये इसका काम क्या है, ठीक है। तो जब भोजन ग्रसनी से होते हुए यानी निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में आता है। अच्छा, भोजन का द्वार कौन होता है? निगल द्वार के कंठ द्वार, तो निगल द्वार। और श्वास का द्वार कौन होता है? तो कंठ द्वार। भोजन का द्वार निगल द्वार और श्वास का द्वार कंठ द्वार, ठीक है। अब ये भोजन ना निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में आता है। देखिए ग्रास नली ऐसे होता है, कुछ ग्रास नली की बनावट कुछ ऐसी होती है। और जब इसमें भोजन आ जाता है ना तो इस ग्रास नली में संकुचन होता है और शिथिलन होता है। संकुचन मीन्स होता है सिकुड़ना, संकुचन मीन्स सिकुड़ना और शिथिलन मीन्स फैलना। यानी इस ग्रास नली में संकुचन होता है और शिथिलन होता है। संकुचन मीन्स सिकुड़ना और शिथिलन मीन्स फैलना। तो इसमें संकुचन और शिथिलन, तो इस संकुचन और शिथिलन को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। इस शिथिलन, इस संकुचन और शिथिलन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। एक बार शिथिलन और एक बार संकुचन और एक बार शिथिलन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रमाकुंचन गति। और इस क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही भोजन हमारे ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली से ग्रास नली में आता है ना, तो ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति पाया जाता है। और इस क्रमाकुंचन गति द्वारा ही भोजन ग्रास नली से होते हुए कहां पहुंचता है? तो आमाशय में पहुंचता है। तो कोई पूछेगा कि ग्रास नली में कौन सी गति होती है? तो क्रमाकुंचन गति। ये क्रमाकुंचन गति क्या होता है? तो ग्रास नली में शिथिलन होता है और संकुचन होता है। शिथिलन और संकुचन, संकुचन मीन्स सिकुड़ना और शिथिलन मीन्स फैलना, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आमाशय के बारे में कि ये आमाशय का काम क्या है, ठीक है। ये ना आहार नाल का चौथा भाग होता है। आमाशय कौन सा भाग होता है? आहार नाल का चौथा भाग होता है। और इसमें क्या होता है वो, इसमें जितना हम लोग भोजन करते हैं ना वो जाके इकट्ठा होता है। जितना हम लोग भोजन खाते हैं वो जाके कहाँ इकट्ठा होता है? आमाशय में। आमाशय हमारे शरीर के लेफ्ट साइड में यहीं पे रहता है, ठीक है। और यहीं पे आके भोजन कहाँ होता है? इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? आमाशय में। भोजन कहाँ इकट्ठा होता है?
अमाशय में। कोई कोई देखा होगा ना कि इतना ज्यादा भोजन करता है कि उसका पेट निकल जाता है। तो हमको मतलब एक लिमिट से भोजन करना चाहिए जिससे कि हम हमारा शरीर में कोई नुकसान ना आए, ठीक है। तो जितने भी हम लोग भोजन करते हैं वो कहाँ इकट्ठा होता है, अमाशय में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस अमाशय में क्या होता है, भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अमाशय में जठर रस का स्राव होता है। क्या होता है वो, जठर रस का स्राव। अमाशय की जो दीवार होती है वो जठर रस का स्राव करती है, जठर रस का स्राव। जठर रस का स्राव कहाँ होता है, अमाशय में होता है। अमाशय में क्या होता है, जठर रस का स्राव। इस जठर रस में ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को हम लोग कहते हैं HCl। क्या कहते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। माने हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है, अमाशय में होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके साथ साथ म्यूकस का भी स्राव होता है, म्यूकस। और पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन, तीन को होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, जठर रस। और जठर रस का स्राव कौन करता है, अमाशय, ठीक है। और अमाशय के ठीक राइट साइड में हमारा लीवर रहता है। क्या रहता है बाबू, लीवर। और लीवर माने यकृत, लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। और यकृत में रहता है पित्ताशय। क्या रहता है, पित्ताशय। और पित्ताशय से निकलता है पित्तरस। पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्तरस। और वह पित्तरस आकर इसमें अमाशय में आ जाता है और आके भोजन में मिल जाता है। पित्त का काम होता है ना कि कभी कभी भोजन में जो अम्लीयता बढ़ जाती है, जब अम्ल की मात्रा भोजन में बढ़ जाती है तो उसको तोड़ता है, वो उसको बदलता है, क्षार बदलता है। क्योंकि अम्ल में क्षार होता है। क्या होता है, क्षार ना। ये जो पित्त होता है वो क्षार होता है। तो जब अमाशय में भोजन में अम्लता की मात्रा जब बढ़ती है तो पित्त आकर उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिया अमाशय। अमाशय का काम क्या है, भोजन को इकट्ठा करना। और इससे जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस छोटी आंत का। छोटी आंत ना आहार नल का पांचवा भाग होता है। छोटी आंत आहार नल का पांचवा भाग होता है। छोटी आंत आहार नल का पांचवा भाग होता है। यह तीन भागों में बटा होता है। कितने भागों में बाबू, तीन भागों में। और इस छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। यह छोटी आंत तीन भागों में बटा होता है। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। छोटी आंत तीन भागों में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ये छोटी आंत ना 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई 6 मीटर होता है। कितना, 6 मीटर लंबा। और 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ध्यान रखना बाबू, ये वो चौड़ाई जो उस सेंटीमीटर में होता है, 2.5 सेंटीमीटर में होता है। और 6
चौड़ी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये छोटी आंत में भोजन का पाचन छोटे से। हाँ, तो देख रहे थे छोटी आंत की लंबाई कितना होता है 6 मीटर और चौड़ाई कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। कोई पूछेगा कि छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो इस छोटी आंत में ना भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। जितने भी इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया और भी जितने सबका पाचन यहाँ पे हो जाता है छोटी आंत में। बाकी जो अपचा भोजन होता है वो आ जाता है बड़ी आंत में। ये आहार का 6वां भाग है और अपचा भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में सिर्फ जो छोटी आंत से अपचा भोजन आता है उसमें से जल का यह अवशोषण कर लेता है। बड़ी आंत का काम क्या है, तो जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत का काम क्या है, जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत का सिर्फ काम है जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत में बहुत पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। बड़ी आंत में छोटी आंत से आए हुए अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है। बस इतना है। अब इसके बाद से लास्ट तक हम लोग का टॉपिक बचा है मल द्वार। मल द्वार में जो बड़ी आंत से जल का अवशोषण होता है और जो अपचा भोजन होता है वो आके मल द्वार में इकट्ठा हो जाता है। मल द्वार में इकट्ठा हो जाता है और इससे समय समय पर हम लोग बाहर निकालते रहते हैं और हमारा आहार नल समाप्त हो गया। ठीक है, मल द्वार का काम क्या है, तो बड़ी आंत से आए हुए भोजन को इकट्ठा करना और समय समय पर बाहर निकालना। ठीक है, तो हम लोग देख लिए मनुष्य का पाचन। और मनुष्य ही नहीं, जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, सब में पाचन यानी आहार नल के साथ आहार नल के भाग द्वारा ही होता है। तो आहार नल में कौन कौन भाग होते हैं, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। और इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग का जैव प्रक्रम में जो पोषण चैप्टर है ये हम लोग आज क्लियर कर दिए। और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे पढ़ाने का अंदाजा कैसा लगा आप सब कमेंट में जरूर करके बताएं। और अगर आप सबको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।